एवरीवन, माय नेम इज दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए इस सेशन में हम सेल बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपकी 2023 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, दिसंबर के एग्जामिनेशन में। और दोनों शिफ्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 पार्ट्स में ये वीडियो रहने वाला है, बट इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता देती हूँ कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे खुद के नोट से आए थे। इसका मैं प्रूफ आपको नहीं दूंगी। द मेन रीज़न इज़ कि जिन लोगों ने मुझसे पढ़ाई की है, जो लोग पढ़े हैं मुझसे, उनके पास ऑलरेडी मेरे नोट्स हैं एंड दे ऑल कैन गो एंड चेक द नोट्स। वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना सारा पोर्शन जो था वो नोट्स में से आया हुआ था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम ये कोशिश करें कि नॉट ओनली आपको ये दिखाएं कि क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स, एक्सप्लेनेशन है, बट ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊँ कि पहले कितनी बार ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, या इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, सो दैट आपको ये अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें रिपीट नहीं होती, और रिपीटिशन भी अच्छा खासा देखा जाता है, सो दैट आप ये फोकस कर पाएँ इस बात की। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बैठें तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, उनके आसपास की चीज़ों को भी पढ़ें, सो दैट जब हम क्वेश्चन पेपर हॉल में बैठे हों, जब क्वेश्चन पेपर लेके, तो आपको सिंपल बात है कि सारी चीज़ें सामने से दिखाई दें कि हाँ ठीक है, ये मैंने पढ़ा है, इसका क्वेश्चन आया है। सो इतना सा हार्डवर्क ये आपको करना होगा। डेफिनेटली मैं इसमें आपका साथ देने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग वीडियोज़ इसी चैनल पर, जिसमें हम इसमें कॉन्टेंट प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस बहुत सारा आसपास की चीज़ें भी हम शेयर कर रहे होंगे। बट उसके लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोज़ को लाइक करें और रेगुलरली, एंड येस, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज सारे जितने भी सेशंस हैं, चाहे वो शॉर्ट सीरीज़ हो, चाहे वो ये वाले सेशंस हो, तो इनके जो फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह होंगे वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। प्लस आप जैसे कई बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, कई सारे बच्चे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लिया है एंड इसको सब्सक्राइब कर लिया है फॉर ऑल दी अपडेट्स। डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिल रही हैं, तो मेक श्योर कि आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, सारी वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल, शुरू करते हैं सेशन। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है ये है, ड्यूरिंग मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन complete removal of cohesin allows sister chromatids to separate and move to opposite poles of the spindle। मतलब कि आपको पता है कि यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, और एक पॉइंट के बाद में, मतलब मेटाफेज में ये होता है, जब एनाफेज आता है तो ये क्रोमेटिड्स जो हैं वो स्पिंडल पोल से अटैच होकर दूसरी तरफ पोल्स की तरफ मूव करने लग पड़ते हैं। गिवन बिलो आर अ फ्यू प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व इन माइटोटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर आपको 4 नाम दिए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन से प्रोटीन या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है is involved in the cohesin removal at the onset of anaphase during mitosis। मतलब कि कोहेसिन के रिमूवल के लिए, कोहेसिन जिस प्रोटीन ने जोड़ के रखा हुआ था उसके रिमूवल के लिए बेसिकली कौन सी चीज़ें जो है वो मतलब कौन सी प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इस डायग्राम को, तो आप देख सकते हो यहाँ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। जब ये CDC20 प्रोटीन के साथ हमें इंटरैक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके सिक्योरिन का ब्रेक डाउन करता है, और जब CDH1 के साथ ये इंटरैक्ट करता है तो यहाँ पर माइटोटिक साइक्लिन्स का डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि माइटोटिक साइक्लिन सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज तक प्रेजेंट है, उसके बाद ये प्रेजेंट नहीं होती, मतलब साइक्लिन बी, ठीक है, साइक्लिन बी स्पेसिफिकली। तो अब यहाँ पर जब हम देखेंगे CDC20, APC, CDH1, सिक्योरिन एट्सेट्रा सब ये काम कर रहे हैं ना। सिक्योरिन को हम क्यों डिग्रेड करने की कोशिश करें, इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न ये होता है, क्योंकि सिक्योरिन जो हमारी प्रोटीन है, ठीक है, उसने एक दूसरी प्रोटीन को पकड़ के रखा होता है जिसका नाम है सेपेरेज। और अगर हम सेपेरेज की बात करें तो ये कैसी प्रोटीन है, ये एक सिस्टीन, हाँ जी, ये एक सिस्टीन प्रोटीएज है और ये यूबिक्विटसली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब ये सिक्योरिन ने सेपेरेज को पकड़ के रखा हुआ है, मतलब इनहिबिट करके रखा हुआ है ना। जब सिक्योरिन का डिग्रेडेशन होगा, जब सिक्योरिन का खुद का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो सेपेरेज यहाँ पर फ्री हो जाती है, और सेपेरेज यहाँ पर क्या करती है, सेपेरेज यहाँ पर SCC1 जो सब यूनिट है, जो कि कोहेसिन की सब यूनिट है, उसको ये डिग्रेड करवा देती है।
और जब कोहेसिन यहाँ से डिग्रेड हो जाएगा, कोहेसिन और कंडेंसिन दो प्रोटीन होती है बेसिकली, जो जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है बहुत डिटेल में जब हमने सेल साइकिल वगैरह पढ़ी है तो लेकिन कोहेसिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर SCC1 और SCC3 से मिलकर ये बनी होती है, 2 और 4 से मिलकर बनी होती है कंडेंसिन। तो 1 को ये डिग्रेड करवा देती है जिससे कि कोहेसिन डिग्रेड हो जाए। कोहेसिन डिग्रेड हो जाएगी तो क्रोमेटिड्स आपके सेपरेट होने के लिए फ्री हो जाएंगे, बिकॉज सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखने का काम करती है ये कोहेसिन, क्रोमेटिड्स को साथ में बाइंड करके रखने का काम करती है। तो जब ये हट जाएगा तो ये भी हट जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं आंसर पे वापस से जाऊँ तो आप देख सकते हो CDC20, APCC और सेपरेज ये तीनों मिलके यहाँ पे काम करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन के बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं और बोल रहे हैं कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के डायनेमिक्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ ये प्रोटीन्स का नाम आपको दिया गया है एक्सेसरी प्रोटीन्स एंड देन उनके फंक्शन यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच है। तो जब मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाती हूँ मैंने आपको सबके फंक्शंस बहुत डिटेल में बताए थे, बट एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखिए गामा टर्क और ऑगमेन कहीं ना कहीं माइक्रोट्यूब्यूल का जो न्यूक्लिएशन का काम होता है वहाँ पे मेनली गामा टर्क जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में आपको पता ही है MTOC है, MTOC से माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, प्लस एंड बाहर की तरफ, माइनस एंड अंदर की तरफ रहता है इनका। ठीक है, इस तरीके से इनका ओरिजिनेशन और फंक्शनिंग होती है। साथ में गामा ट्यूबुलिन वगैरह भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेनिन का थोड़ा सा रोल दिखाई देगा कि किस तरीके से जो माइक्रोट्यूब्यूल की सीवियरिंग का काम है वो कैटेनिन कर रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको XMAP215 का अलग से रोल दिखाया गया है, बट ये वाला डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें और इसमें आपको अलग से सबके काम दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गामा टर्क की, तो ये न्यूक्लिएशन में काम करता है। न्यूक्लिएशन का मतलब होता है न्यूक्लियस बनना। न्यूक्लियस बनना मतलब एक बैकग्राउंड बनना। एक जैसे फॉर एग्जांपल जब हम घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ पर 2 ईंटें रख के बेसिक सबसे काम जो होता है वो करते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस फॉर्मेशन, एक बेसिक जो यूनिट है वो बन जाना और उसके फिर बिल्ड होती जाएंगी बाकी की चीज़ें। ठीक है, तो गामा टर्क यहाँ पर न्यूक्लिएट करता है असेंबली को एंड रिमेन एसोसिएटेड विद द माइनस एंड, ऑलराइट, बिकॉज अंदर की तरफ वो रहता है। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पर XMAP215 ये क्या करती है, ये स्टेबलाइज करती है प्लस एंड को और एक्सेलरेट करती है असेंबली को। ठीक है, इसके बाद में और प्रोटीन्स पर आ जाते हैं। प्लेक्टिन ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से इसको जोड़ के रखने का काम करती है। MAPs क्या करता है, स्टेबलाइज कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल को बाय बाइंडिंग अलॉन्ग साइड्स। फिर आ जाता है यहाँ पर कैटेनिन, ये सीवियर करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, बेसिकली तोड़ने का काम करता है। काइनेसिन 13 कैटेस्ट्रॉफी को और डिसअसेंबली को इंड्यूस करती है। स्टेथमेन बाइंड्स करती है सब यूनिट को, प्रिवेंट करता है असेंबली को। तो ये सारे इन मेजर प्रोटीन्स के फंक्शन यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम और कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑगमेन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑगमेन का काम होता है ब्रांचिंग करवाने का। ठीक है, ब्रांचिंग का जो प्रोसेस है वहाँ कहीं ना कहीं आपका ऑगमेन प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है। अगर आप यहाँ देखोगे सो दिस इज ऑगमेन। ठीक है, ऑगमेन का मेन काम है यहाँ पर ब्रांचिंग करवाने में। ओके, इसके अलावा और प्रोटीन्स जैसे मैंने बताया आपको कैटेनिन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन रहेगा वो होता है तोड़ने का, सीवियर करने का। ठीक है, उसके बाद XMAP215 का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा कि प्लस एंड को स्टेबलाइज करे और माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ करवाए। मतलब ये जो ये वाला एंड है इसको स्टेबलाइज करे, माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ करवाए। सिमिलरली हमारा गामा टर्क जो है वो न्यूक्लिएशन का काम करता है। तो अब आंसर पे आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। गामा टर्क देख लेते हैं, न्यूक्लिएशन की बात कहाँ पर लिखी हुई है, न्यूक्लिएट्स असेंबली, मतलब गामा टर्क थर्ड ऑप्शन के साथ मैच करना चाहिए। 2 जगह मैच कर रहा है, 3 में और 2 में, 4 और 1 नहीं हो सकता। XMAP215 ये क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज करता है प्लस एंड को, हमने अभी जस्ट देखा। तो आपका करेक्ट आंसर यहीं से आ जाएगा। कैटेनिन का काम होता है सीवियर करने का, सी का फोर्थ, ये भी सही है। ऑगमेन का काम होता है यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल की ब्रांचिंग में हेल्प करने का, तो ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सामने टेबल दी हुई है जहाँ पर कुछ प्रोटीन मॉडिफिकेशंस दिए हुए हैं और उनके फंक्शन दिए हुए हैं। पामिटॉयलेशन, पॉलीसुमोइलेशन, ग्लाइकोफॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल, मैनोज 6 फॉस्फेट। देखिए एक तो आपको आई एम श्योर सबको पता होगा मैनोज 6 फॉस्फेट, ये सबसे कॉमन है तो ये सबको पता होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो डी को मैच करा देते हैं थर्ड के साथ। क्या डी को थर्ड के मैच कराने से कुछ आंसर निकलेगा? नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो पा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं बाकी की चीज़ों की तरफ। देखिए बहुत सिंपल है, सबका फंक्शन अगर हमें क्लियरली पता होगा तो हम बहुत आराम से ये काम कर पाएंगे।
सबसे पहले पामिटॉयलेशन की बात करते हैं। तो आप सबको पता होगा लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स में हम पढ़ते हैं पामिटिक एसिड के बारे में। पामिटिक एसिड 16 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और कैसा फैटी एसिड है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब कि यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड्स देखने नहीं मिलेंगे। अब ये क्या करता है? सिंपल बात है, पामिटॉयलेशन के प्रोसेस में प्रोटीन जो है इसके साथ में जुड़ती है, मतलब प्रोटीन पामिटिक एसिड के साथ में जुड़ेगी। प्रोटीन का जो सिस्टीन रेजिड्यू है वो जुड़ेगा या तो एन टर्मिनस की तरफ या सी टर्मिनस की तरफ, और जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं थायो एस्टर बॉन्ड। थायो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कहीं ना कहीं प्रोटीन को जोड़ के रखने का काम ये कर रहा होगा, ओके। तो किससे जोड़ के रखने का काम? लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स में ये रहे लिपिड्स यहाँ पर, ये रही प्रोटीन्स, तो इसको इससे जोड़ के रखने का काम ये कर रहा होता है। तो मतलब पामिटॉयलेशन कहीं ना कहीं आपके मेम्ब्रेन से एंकरिंग में हेल्प करेगा, मतलब ए का हो जाएगा 2। अब ए का 2 आपके इन दो ऑप्शंस में है, मतलब कि A1 में और 3 में, ठीक है। नाउ पॉलीसुमोइलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पॉलीसुमोइलेशन में क्या होता है बेसिकली, पॉलीसुमोइलेशन, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है। कैसे प्रोटीन्स? स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक मॉडिफायर प्रोटीन्स। मैं लिख देती हूँ इसको नेक्स्ट पेज पर कहीं पे। स्मॉल, सूमो का फुल फॉर्म लिख रही हूँ बेसिकली मैं, ठीक है। तो सूमो में स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक मॉडिफायर, मतलब कि SUMO, ठीक है। ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये टारगेट प्रोटीन से अटैच होते हैं। जो हमारी टारगेट प्रोटीन है फॉर एग्जांपल ये, इससे अटैच होते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, मतलब प्रोटीन पूरी बन गई उसके बाद होने वाला मॉडिफिकेशन है, जहाँ पर ये जो सूमो प्रोटीन्स हैं ये कोवेलेंट मैनर में अटैच होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन से। तो मान लीजिए ये टारगेट हो गया, इससे अटैच हो गया सूमो, और ये जो सूमो अटैच होगा यहाँ पर ये लाइसिन रेजिड्यू, टारगेट प्रोटीन के लाइसिन रेजिड्यू पर जाकर अटैच हो रहा होगा, ठीक है। जिससे कि इसका फंक्शन बदला जा सके। क्या करेगा ये? इसके फंक्शन को बदल सकता है, या फिर इसकी लोकेशन को बदल सकता है, या फिर इसके इंटरैक्शंस बाकी चीज़ों के साथ जो हो रहे हैं उनको ये चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से सुमोइलेशन का काम होता है यहाँ पर, पॉलीसुमोइलेशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ द करेक्ट फंक्शन ऑफ पॉलीसुमोइलेशन, तो आप बोल सकते हो प्रोटीन डिग्रेडेशन में कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है मैनोज 6 फॉस्फेट। अब मैनोज 6 फॉस्फेट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट GPI के बारे में बात कर लेते हैं। तो GPI अगेन जो आपका लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स आप पढ़ते हैं वहाँ पर आउटसाइड में जो अटैचमेंट होता है प्रोटीन का वो GPI एंकर की मदद से होता है। बाकी पामिटिक एसिड, आपका मिस्टिक एसिड, इन सब से इनसाइड मतलब साइटोसोल की तरफ आपका इंटरेक्शन होता है, या जो जुड़ती है प्रोटीन आकर। GPI यहाँ पर लिपिड लिंक्ड प्रोटीन की तरह मतलब काम करे, उसका एक टाइप है, और ये आउटसाइड में प्रोटीन से इंटरैक्ट कर रहा होता है। जब ये इंटरैक्ट करता है तो ये अमाइड लिंकेज के साथ इंटरैक्ट करता है, यहाँ पर अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, और ये C टर्मिनस की तरफ इन जनरल बाइंड कर रहा होता है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, ग्लाइकोफॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल, इसका क्या काम होगा। सो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये दोनों ही मेम्ब्रेन एंकरिंग का ही काम कर रहे हैं, चाहे वो A हो चाहे वो D हो। बाकी आई रीचेक दिस आंसर, बट ऑफ कोर्स लॉजिक तो यही कहता है कि चाहे वो आपका पामिटॉयलेशन हो चाहे वो आपका ग्लाइकोफॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल हो, दोनों ही केस में वो मेम्ब्रेन से एंकर करने का काम कर रहे होते हैं, मेम्ब्रेन से जुड़ने की बात यहाँ पर हो रही होती है। तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आई थिंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको चीज़ों के काम बताए हुए हैं, जैसे कि अगर इसको जूम करके आप देखेंगे एक एक करके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिपिडेशन, ये आपका लिपिड को प्रोटीन से जोड़ने का काम कर रहा है। इसका काम है आयन चैनल्स का रेगुलेशन करना। फॉस्फोरिलेशन सिग्नलिंग पाथवेज का बहुत सारों का रेगुलेशन कर रहा होता है। एसिटाइलेशन मिथिलेशन अगेन जीन एक्सप्रेशन को। सोमोइलेशन एंड यूबिक्विटिनेशन आर क्रूशियल मॉडिफिकेशन इन द रिस्पॉन्स टू DNA डैमेज, ठीक है। फिर उसके बाद में पॉलीयूबिक्विटिनेशन टैग कर देता है जिससे कि डिग्रेडेशन हो जाए। ग्लाइकोसाइलेशन होता है ER में, गोल्जी में। ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफन मिलती हैं आपको मेम्ब्रेन के ऊपर, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ऑलराइट। हाँ जी, तो सोमाइलेशन इसीलिए आप देख भी सकते हैं, प्रोटीन डिग्रेडेशन बिकॉज यूबिक्विटिनेशन, और ये कहीं ना कहीं आपका डैमेज DNA के साथ में इंटरेक्शन मतलब उसका रिलेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर आपको मार्कर एंजाइम्स दिए हुए हैं और सब सेलुलर फ्रैक्शंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं उनके बेसिस पर। अगेन नोट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एक स्लाइड मैंने ये शेयर की थी आपके साथ में जहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है एंड थिंग्स लाइक दैट। सिमिलरली एक ये स्लाइड भी अटैच्ड थी आपके नोट्स में, जैसे प्रीवियसली बहुत सारी स्लाइड्स मैंने अपने नोट्स से ही आपके सामने रखी हैं, ठीक है। आप जिनके पास नोट्स है वो चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोटीन्स मेंशन है, सबको मैंने पढ़ाया है आपको। अब आप अगर देखेंगे इसकी करेक्ट आंसर की तरफ जाकर तो यू कैन चेक कि फॉर एग्जांपल कैटेलेज यहाँ पर एंजाइम आएगा। कैटेलेज आप सबको पता है पेरोक्सीसोम के साथ में एसोसिएटेड है, मतलब 2 ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे 2 and 4। इसके बाद में आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड एसिड फॉस्फेटेज आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एसिड फॉस्फेटेज आपका लाइसोसोम के साथ में एसोसिएटेड होता है, तो यहाँ पर इसको हम अटैच करवा देते हैं इसके साथ। बी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आ जाएगा आपका साइटोसॉल में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आ जाएगा आपका माइक्रोजोम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोसॉल में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्लियरली मेंशन्ड है, एंड उसके बाद में आपका बाकी की चीज़ें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया हुआ है यीस्ट में। अब देखिए सेल साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा बोलती हूँ मैं, ठीक है। हर बार क्वेश्चन आता है वहाँ से, बट अब उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन की थी ये चीज़, और ये चीज़ नोट्स में भी प्रेजेंट है। ये वाली स्लाइड आपकी नोट से ही ली गई है कि बहुत सारे ऐसे जो CDK और साइक्लिन्स हैं, तो उनको आप ह्यूमन से ना पूछ के आपकी यीस्ट के केसेस में भी ये लोग पूछने लगे हैं, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा उसको और डिफ़िकल्टी लेवल को इन्हांस करने की कोशिश है, ठीक है। तो यीस्ट में टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स ऑफ सेल साइकिल रेगुलेटर्स CDC2 द की साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। CDC13 रिक्वायर्ड फॉर टीलोमेरिक DNA रेप्लिकेशन एंड CDC13 RAD9 जिसमें एक एडिशनल म्यूटेशन होता है इन द DNA डैमेज सेंसर वाज आइसोलेटेड, ठीक है। When grown in non-permissive temperature for a few hours, different phenotypes were observed in these mutants. Choose the option that correctly describes the most likely phenotype for all of these mutant. तो हमने कहाँ किस में देखा है, हमने म्यूटेंट रखे हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव है, CDC2 रखा है, CDC13 रखा है, CDC13 और RAD9 रखा है। क्या होगा इनसे ये पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर मैं सेक्रोमाइसिस पॉम्बे की बात करती हूँ तो CDK यहाँ पर एक ही होता है CDC2, और साइक्लिन भी एक ही होता है CDC13, ठीक है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ के बात करते हैं CDC2 जीन जो है, जो कि S फेज़ और M फेज़ दोनों के इनिशिएशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको और क्लियरली दिखाई देगा CDC2, ठीक है। सेक्रोमाइसिस पॉम्बे में CDC2 है और सेरेवेसी में CDC28 है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपका G1S और G2M ट्रांजिशन कहीं ना कहीं उसके लिए ज़रूरी होता है। सिमिलरली CDC13 की बात करेंगे हम तो माइटोटिक साइक्लिन है G2M, ठीक है। इस तरीके से इनका काम हो रहा होता है। तो सिंपल बात है, जो इनका काम है वो काम नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर के बारे में बात करूँ तो CDC2 म्यूटेंट विल अरेस्ट इन G1S, 13 विल इन M एंड दिस इन S फेज। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। CDC2 विल अरेस्ट आफ्टर अ फ्यू डिविजन इन G1, CDC13 इन M एंड CDC13 RAD9 इन S फेज, अगैन रॉन्ग हो जाएगा। CDC2 म्यूटेंट विल अरेस्ट इन G1S, G2M, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा यहाँ पर कि दोनों जगह पे काम करते हैं, तो दोनों जगह पे यहाँ पे अरेस्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। CDC13 इन G2, तो अब यहाँ देखो CDC13 जो है वो आपका G2 से M में ट्रांजिशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो G2 में ही रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, वो प्रोसीड ही नहीं करेगी सेल साइकिल। एंड CDC13 RAD9 विल कंटिन्यू टू डिवाइड फॉर अ फ्यू जनरेशंस, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। बाकी आप देख सकते हो हाउ द प्रोसेस एग्जैक्टली वर्क्स, ठीक है। G1S G2M सब में किस तरीके से इनका ट्रिगरिंग हो रही होती है या फिर चेंजेस हो रहे होते हैं, वो सब बता दिया आपको यहाँ पर गए हैं क्लियरली, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग पैच क्लैम्प टेक्निक वन कैन फाइंड द लाइगेंड्स दैट कुड इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक आयन चैनल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन आर रिक्वायर्ड टू ओपन एन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आयन चैनल इन सच एन एक्सपेरिमेंट। तो सिंपल है, मैंने आपके सामने यहाँ पर डायग्राम रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे नोट से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 अल्फा साइड्स होती हैं हमारे पास, और ये दोनों जो है वो एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग साइड्स होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर बीटा मिलेगा आपको 1, ठीक है। डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा ये मेम्ब्रेन है,
है ना। 5 सब यूनिट से बेसिकली ये मिलकर बनता है, सब कुछ नोट्स में प्रेजेंट है। 2 एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पर आकर बाइंड करते हैं तो ये आयन चैनल जो है ये ओपन हो जाता है। दिस इज बेसिकली अ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। लाइगेंड कौन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया। आयंस कौन हो गए, वही जो आयंस मूव करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो 2 टाइप के होते हैं ये एसिटाइलकोलिन चैनल्स, एक निकोटिनिक होता है, एक म्यूसराइनिक होता है। निकोटीन से बाइंड करता है, म्यूसराइनिक म्यूसराइन से बाइंड करता है। ब्लॉक्ड बाय क्यूरेरी, ठीक है, टर्बो क्यूरेरिन, ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन, लिंक्ड टू आयनिक चैनल्स, लिंक्ड टू सेकेंड मैसेंजर सिस्टम थ्रू जी प्रोटीन्स। बेसिकली ये GPCR वाले सिस्टम का की तरह काम करता है और ये आयन चैनल्स टाइप से काम करता है। रिस्पॉन्स ब्रीफ होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। लोकेशन कहाँ पर है इसकी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आकर बाइंड करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, आई होप यू हैव लाइक। नाउ इसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। हाँ देखिए, अगर मैं बात करती हूँ रिपीटिशन की, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कम से कम नहीं तो अब तक CSIR ने इस पर 50 सवाल पूछ चुका है, ठीक है, इन सेल साइकिल वाले टॉपिक से। तो हाईली रिपीटेड, हाईली प्रोबेबल टॉपिक्स की लिस्ट में ये टॉपिक आ जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर साइटोस्केलेटन, अगेन बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होता है, तो अगेन ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है, बहुत बार पूछा गया है ना, और सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई। फिर आ जाते हैं आपके मॉडिफिकेशंस में भी आपको पामिटोलेशन, दिस सब कुछ पता है सबके बारे में। अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है। हिस्टोन के मॉडिफिकेशंस पूछ लेता है, कभी डायरेक्टली प्रोटीन के अलग मॉडिफिकेशंस पूछ लेता है, कभी उनके फंक्शंस। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर मार्कर्स से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि किसके सेल और नीली के क्या मार्कर होता है, तो वो भी एक बार आप लोग बिल्कुल नज़र मार लीजिएगा, या कि ये स्लाइड्स मोर देन सफिशिएंट है फॉर यू, ठीक है, इसको देख सकते हो। फिर आ जाता है दिस वन, अगेन सेल साइकिल, हाईली रिपीटेड टॉपिक्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका पैच क्लाइम टेक्निक प्लस मेनली आपका ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो भी प्रोटीन है सबसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिले। लेट मी नो, फटाफट से मैं इसका पार्ट 2 बना देती हूँ, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू वर्क फॉर यू गाइज फॉर फ्री, ठीक है। आपको फ्री में कंटेंट देने के लिए मुझे बहुत मतलब आई फील वेरी गुड जब आप सब्सक्राइब कर रहे होते हो चैनल को, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड जब आप लाइक कर रहे होते हो वीडियोस को, कमेंट करके बता रहे हो तो हम ये पार्ट अच्छा लगा या थैंक यू सो मच या व्हाट्सएवर, तो इट फील्स रियली गुड। तो दैट इज़ वाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और टेलीग्राम ग्रुप को जोड़ना पे वही करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना या ज्वाइन करना उसको, बिकॉज सारे PDFs आपको वहीं पे मिलेंगी। So this is all from my side. अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।